Assalamu alaikum everyone. Coming to the next part of electrochemistry where we will discuss Faraday's first law of electrolysis. In previous session we have gone through what is electrolysis and what do you mean by electrolytic cell and the differences between galvanic cell and electrolytic cell. Okay, electrolysis का definition पढ़े हैं और differences of galvanic और electrolytic cell देखे हैं. Electrolysis is nothing but decomposition of an electrolyte or a compound by the passage of electricity. एक कंपाउंड जब इलेक्ट्रिसिटी उस पर पास करते हैं, जब वो अपने मोल्टन फॉर्म में होता है या फिर अपने एक्वियस फॉर्म में होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास करने के बाद जब वो डिकम्पोज होगा, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, राइट. एंड देन वी हैव गॉन थ्रू द डिफरेंसेस आल्सो. इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है, नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन कैरी आउट होता है, एनोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है और कैथोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, और डिस्चार्जिंग जो होता है दोनों इलेक्ट्रोड पे होता है, कैथोड के पास भी हो सकता है और एनोड के पास भी होता है, राइट. सो दिस वर सम ऑफ द differences which we find between the galvanic cell and electrolytic cell. अभी इस इलेक्ट्रोलिसिस को हम दो हिस्से में पढ़ेंगे. पहले पार्ट में हम क्या करेंगे, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स पढ़ेंगे, यानी कि इलेक्ट्रोलिसिस कैरी आउट करने के बाद आपको पर्टिकुलर सब्सटेंस, पर्टिकुलर मेटल या नॉन मेटल कितने क्वांटिटी में मिलता है और कब मिलता है, कितना चार्ज पास करने के बाद कितने क्वांटिटी में वो पर्टिकुलर सब्सटेंस मिलता है. ओके. और दूसरा पार्ट होता है इस इलेक्ट्रोलिसिस पार्ट में कौन से टाइप के आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे, सब्सटेंस कौन सा मिलेगा, क्या कंडीशंस में मिलेगा, वो हम पढ़ेंगे, राइट. तो पहले इस सेशन में आज पढ़ेंगे हम क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स. अब ये क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स हम जो है दो लॉस के बेसिस पे पढ़ते हैं, जिसको हम बोलते हैं फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस एंड फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. Okay, so these quantitative aspects were studied by Michael Faraday. He was a scientist. He was a person who has studied after electrolysis. When you carry out electrolysis, how much substance is deposited at the electrode by passing how much charge. यानी कि he has given the relationship between the substance deposited by the passage of the given amount of charge. कितना चार्ज पास करने के बाद कितना सब्सटेंस डिपॉजिट होता है या लिबरेट होता है, माइकल फैराडे ने क्लियरली उसका जो है रिलेशनशिप दिया है, वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे, राइट. तो ये रिलेशनशिप को हम दो लॉज में पढ़ते हैं. एक होता है फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ओके, उसके बाद हम पढ़ेंगे फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, राइट. सो विल बिगिन विथ नाउ फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. नाउ फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, it states that the mass of substance deposited or liberated at any electrode is directly proportional to the quantity of charge passed. Go through the statement. Faraday's law, first law of electrolysis: the mass of substance deposited or liberated at any electrode is directly proportional to the quantity of charge passed through it. Okay. The mass of substance deposited यानी कि अगर मेटल्स हैं, मेटल्स इलेक्ट्रोड के तरफ आके जो है आयोन्स मेटालिक फॉर्म में चेंज होके आके डिपॉजिट होते हैं. अगर कोई नॉन मेटल है वो डिपॉजिट नहीं होगा, वो जो है गैस बन के लिबरेट होगा. इस वजह से यहाँ पे मेंशन्ड है द मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड. एनी इलेक्ट्रोड क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि डिस्चार्जिंग कैथोड के पास भी होता है और एनोड के पास भी होता है, राइट. डिस्चार्जिंग दोनों इलेक्ट्रोड पे हो सकता है, एनोड के पास भी होता है, कैथोड भी हो सकता है. सो एट एनी इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास्ड. जितना आप चार्ज पास करेंगे उतना सब्सटेंस डिपॉजिट होगा. सो द लॉ सेज दैट whatever quantity of charge you pass, that much amount of substance will be
deposited. Means this law is giving you the relationship between the mass of substance deposited or liberated and the quantity of charge you are passing, right? Suppose W हम क्या करेंगे, W ले सकते हैं या फिर स्मॉल m लिख सकते हैं. W और m is the mass of substance in grams produced at the electrode by passing charge equal to q coulombs, right? q coulombs पास करने के बाद अगर W amount of substance डिपॉजिट हो रहा है इलेक्ट्रोड्स के पास, तो इस लॉ के मुताबिक रिलेशनशिप हम क्या लिख सकते हैं, W is directly proportional to Q, right? W is directly proportional to Q. What is this Q? It is the charge passed through that substance. Okay, उस इलेक्ट्रोलाइट में इतना चार्ज पास कर रहे हैं जब जाके क्या हो रहा है, W is the amount of substance, it is the quantity of substance deposited at the electrodes. So according to the law, W is directly proportional to Q. Now this Q, it is a charge passed through that electrolyte and it is obtained by the product of current in amperes and time in seconds. Q अगर calculate करना है, it is a product of current and time, right? Current is measured in terms of ampere and time is taken in seconds, right? तो अगर आपको Q calculate करना है तो क्या करना है, I into T करना है. Okay, it will give you the quantity of charge passed. तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, I into T लिख सकते हैं. Now if I remove proportionality sign, if I remove this proportionality sign, I can write the proportionality constant here as Z. Z stands for proportionality constant, which we call it as electrochemical equivalent. Z is called as what? Electrochemical equivalent, right? So this electrochemical equivalent is a proportionality constant where we are removing the proportionality sign and we are mentioning it here. तो क्या बन गया अब रिलेशनशिप, W is equal to ZIT. W क्या है, mass of substance deposited at the electrode. Z क्या है, electrochemical equivalent. I, it is the current in ampere and T, it is the time in second. अब Z को आप डिफाइन करना चाह रहे हैं. If you want to define what is Z, Z को डिफाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, we will take current 1 ampere and will pass 1 ampere of current for 1 second. जब आप 1 ampere current 1 second के लिए पास करेंगे तो ये भी वैल्यू 1 हो गया, ये भी वैल्यू 1 हो गया, तो बचेगा आपके पास क्या, W is equal to Z. W is equal to Z. ओके, तो Z डिफाइन करने के लिए अब Z किसके बराबर हो गया, W. W क्या है, मास ऑफ सब्सटेंस, राइट? मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट द इलेक्ट्रोड. कब डिपॉजिट हो रहा है, जब आप 1 एम्पियर करंट 1 सेकेंड के लिए पास करते हैं, राइट? सो electrochemical equivalent is the mass of substance deposited at the electrode when 1 ampere of current is passed for 1 second. Got the point? What is electrochemical equivalent? It is the mass of substance obtained or deposited at the electrode when 1 ampere of current is passed for 1 second. See the definition over here. It is a mass of substance deposited by passing 1 coulomb of charge. Okay, यानी कि Q की वैल्यू कितनी हो रही है, Q is equal to I into T. I ले रहे आप 1 ampere of current and you are passing for 1 second. So this becomes equal to 1 coulomb. तो W is directly proportional to Q लिखे हम, W is equal to ZQ भी लिख सकते हैं. अब Q क्या है, I into T. ZIT लिख सकते हैं या फिर ZQ. अब Q कितना हो रहा है,
आई कितना है 1 एम्पियर, टी कितना है 1 सेकेंड, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको हम बोलेंगे 1 कूलम। चार्ज इज नथिंग बट 1 कूलम, मीन्स व्हेन यू पास 1 कूलम ऑफ चार्ज, substance deposited by passing 1 coulomb of charge is called as electrochemical equivalent, or by passing 1 ampere of current for 1 second, right? So remember, electrochemical equivalent is the amount of substance that is obtained by passing 1 coulomb of charge or by passing 1 ampere of current for 1 second. Okay, अब यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स में सब्सटेंस जो डिपॉजिट होता है, सब्सटेंस कैथोड या एनोड के पास डिपॉजिट जो होता है, या तो ऑक्सीडेशन की वजह से होगा या फिर रिडक्शन की वजह से होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक इन्वॉल्वमेंट है। ऑक्सीडेशन के टाइम पे इलेक्ट्रॉन्स लॉस हो जाते हैं और रिडक्शन के टाइम पे इलेक्ट्रॉन्स गेन हो जाते हैं। सो अब कितने इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, दैट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ द चार्ज। कितना चार्ज पास करने के बाद वो डिपॉजिट हो गया और कितना चार्ज पास होने के बाद वो लिबरेट हो गया। सो दैट वैल्यू, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल गिव यू द अमाउंट ऑफ चार्ज, राइट? अब जैसे कि एग्जांपल, सिल्वर आयन Ag+, अब इसको जो है कैटायन है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कैटायंस कैथोड के तरफ जाते हैं। कैथोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, पॉजिटिव आयंस विल मूव टुवर्ड्स नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स, मींस ओवरऑल यू कैन रिमेंबर कैटायंस गो टुवर्ड्स कैथोड, आनायंस गो टुवर्ड्स एनोड, राइट? अब इसको जो है कैथोड के पास डिपॉजिट करना है, सिल्वर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा। कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ये? 1 इलेक्ट्रॉन। It will gain 1 electron and become Ag, right? तो सिल्वर बन के वो पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड के ऊपर जाके डिपॉजिट होगा, राइट? अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट अप्लाई करेंगे, यानी कि मोल कॉन्सेप्ट के हिसाब से पढ़ेंगे, राइट? क्योंकि ये तो रिएक्शन हो गया, इक्वेशन हो गया, अब यहाँ पे हम थोड़ा मोल कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। मोल कॉन्सेप्ट के मुताबिक यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको मैं लेता हूँ 1 मोल ऑफ सिल्वर आयन्स। अब पहले तो एक आयन लिया था मैं, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करे, आपको एक सिल्वर एटम मिला, राइट? अब यहाँ पे इसको मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे। मोल कॉन्सेप्ट के हिसाब से इसको मैं कंसिडर करता हूँ, ये 1 मोल ऑफ आयन्स है, राइट? 1 मोल ऑफ आयन्स, ये कितने इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे हैं? 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट? और यहाँ पे आपको कितना सिल्वर मिल रहा है? 1 mole of silver. Okay, go through it carefully. 1 mole of silver ions are gaining 1 mole of electrons and producing 1 mole of silver, right? अब ये 1 mole of silver कितना होता है? 1 mole of silver कितना है? क्योंकि ये एलिमेंट है यहाँ पे, पर्टिकुलर मेटल है, तो 1 mole of silver is nothing but it will be equal to its gram atomic mass. Gram atomic mass, that will be nothing but equal to its molar mass. Its molar mass, right? जैसे कि ग्राम एटॉमिक मास, सिल्वर का एटॉमिक मास है 108, तो ग्राम एटॉमिक मास होता है 108 ग्राम। राउंड ऑफ वैल्यू है 107 पॉइंट समथिंग है, ओवरऑल आप लिख सकते हैं 108 ग्राम। इसका मतलब क्या हो गया, जब 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उस इलेक्ट्रोलाइट में फ्लो होंगे, सिल्वर के इलेक्ट्रोलाइट में जब फ्लो होंगे, तब आपको कितना सिल्वर मिलता है? 108 ग्राम सिल्वर मिलता है, राइट? 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने के बाद, इलेक्ट्रोलाइट में पास होने के बाद 1 मोल ऑफ सिल्वर आयन्स 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे, आपको तब कितना सिल्वर मिलता है? 108 ग्राम ऑफ सिल्वर मिलता है, राइट? तो इस तरह हम क्या कर रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने के बाद आपको कितना सब्सटेंस मिल रहा है, यहाँ पे आपको मोल कॉन्सेप्ट के बाद पता चल गया, राइट? अब आपको देखना है कि ये 1 मोल ऑफ
इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कितना होता है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कितना होता है, राइट। नाउ वी नो दैट चार्ज ऑन 1 electron is equal to 1.6021 into 10 raised to minus 19 coulomb. So this is a charge of electron or charge carried by 1 electron. So it is, you can take the value as 1.6021 into 10 raised to minus 19 coulomb. ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, राइट। जब एक इलेक्ट्रॉन ही फ्लो होगा तो वो इतना चार्ज 1.6021 इंटू 10 रेज टू माइनस 19 कूलम चार्ज कैरी करेगा। लेकिन यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं अभी, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं। तो ये 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कितना होता है वो देखेंगे। चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 1 मोल कितना होता है, always 1 mole of a substance contains Avogadro number of particles. Always 1 mole of a substance contains Avogadro number of particles. Right? ये 1 mole quantity है, 1 mole contains Na is nothing but Avogadro number. Avogadro number what we take is 6.022 into 10 raised to 23. 6.022 into 10 raised to 23 मल्टीप्लाई करो एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना है, अब इतने इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कितना होता है वो आपको देखना है, राइट। सो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज हाउ मच, 6.022 into 10 raised to minus into 10 raised to 23 मल्टीप्लाई करो आप 1.6021 into 10 raised to minus 19 कूलम से, राइट। ये अप्रॉक्सीमेटली आपको मिलेगा, यानी कि अगर आप 6.022 लेके और 1.6021 लेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे वैल्यू 9.6478 into 10 raised to 23 minus 19 10 raised to 4, राइट। या फिर 4 डेसिमल्स आगे बढ़ा लो, ये पावर निकल जाएगा 1 2 3 4 96478। ओके, अब यहाँ पर आप 6.023 लेंगे तो थोड़ा वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो ओवरऑल राउंड ऑफ अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेशंस के लिए हम क्या करते हैं, इसको हम 96,500 कूलम इतना चार्ज लेते हैं, राइट। सो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैरी 96,500 कूलम ऑफ चार्ज, right? 96,500 coulomb of charge is carried by 1 mole of electrons. एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना होता है और 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कितना होता है, 96,500 कूलम, राइट। सो इस वैल्यू को हम फैराडे फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। दिस इज टेकन एज 1 फैराडे, ओके, इट इज टेकन एज 1 फैराडे। फैराड ने लेना है Faraday. It is the quantity of charge, right? Faraday stands for the quantity of charge. So it is nothing but equal to 96,500 for 1 mole of electrons. So 1 mole of electrons carry 96,500 coulomb of charge, that is equal to 1 Faraday. ठीक है, अब इतना तो याद रखो आप, क्योंकि अब यहाँ पे मोल कॉन्सेप्ट के हिसाब से ही आपको चार्ज कंसिडर करना है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो फ्लो नहीं होता है, अब मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते रहते हैं, उसके हिसाब से आपको चार्ज कैलकुलेट करना रहता है। तो
इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या हो जा रहा है, हम मोल कॉन्सेप्ट ही अप्लाई करना रहता है, तो मोल कॉन्सेप्ट के लिए आपको ये वैल्यू याद रखना बहुत ज़रूरी है। ओके, नाउ सी नाउ I will take few examples and we'll come to some relationships over here. I'll take the example of sodium ion. सोडियम क्लोराइड इलेक्ट्रोलाइट है सपोज, उस इलेक्ट्रोलाइट में आप इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं, तो सोडियम क्लोराइड में सोडियम आयन रहेंगे और क्लोराइड आयन रहेंगे। तो यहाँ पे मैं सोडियम आयन ले रहा हूँ। अब सोडियम आयन सोडियम मेटल में कन्वर्ट होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन। इट गिव्स व्हाट? sodium metal, right? Means one sodium ion is gaining 1 electron and becoming sodium. यहाँ पे मोल कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्या होगा? 1 mole of sodium ions are gaining 1 mole of electrons and producing 1 mole of sodium, right? ये भी 1 मोल है, ये भी 1 मोल है, और आपको मिल रहा भी क्वांटिटी कितना? 1 मोल। अब इसको हम चार्ज मेथड में पढ़ेंगे, राइट? यानी कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास करने के बाद इतना 1 मोल सोडियम मिल रहा है। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास करने का मतलब क्या है? 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, और 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कितना होता है? आपको इलेक्ट्रिसिटी कंसिडर करना है यहाँ पे, तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कितना होता है? 96,500 कूलम, राइट? दैट इज इक्वल टू हाउ मच? 1 फैराडे। तो 1 फैराडे चार्ज पास करने के बाद कितना सोडियम आपको मिल रहा है? कितना सोडियम डिपॉजिट हो रहा है? 1 मोल। 1 मोल सोडियम का मतलब ये उसके एटॉमिक मास के बराबर रहेगा। तो सोडियम का एटॉमिक मास है कितना? 23। तो 23 ग्राम सोडियम डिपॉजिट होगा, राइट? अभी हमने प्रीवियस में सिल्वर का देखे थे एग्जाम्पल। सिल्वर में भी 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐड करें तो 108 ग्राम सोडियम सिल्वर डिपॉजिट हो गया था। अब सोडियम के लिए कितना सोडियम डिपॉजिट होगा? 23 ग्राम। तो हर एक एलिमेंट के लिए ये उनका एटॉमिक मासेस अलग अलग है, तो क्वांटिटी उतनी हो गई। अभी भी सिल्वर में हम इतना चार्ज अगर पास करेंगे तो 23 ग्राम नहीं, वहाँ पे 108 ग्राम उसके एटॉमिक मास के बराबर डिपॉजिट होता है, राइट? तो यहाँ पे भी देखें 96,500 coulomb charge, that is equal to 1 Faraday. It will give you how much sodium? 23 gram of sodium. तो यहाँ पे हमको पता चल रहा है कि कितना चार्ज पास करने के बाद कितना सब्सटेंस डिपॉजिट होता है, राइट? और एक एग्जांपल लेंगे, मैग्नीशियम लेता हूँ। अगर आप कोई मैग्नीशियम का इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं तो उसमें मैग्नीशियम आयॉन्स रहेंगे। जब आप उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो वो मैग्नीशियम मेटल में इस तरह कन्वर्ट होता है। मैग्नीशियम आयॉन्स विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स टू बिकम मैग्नीशियम, राइट? मैग्नीशियम आयॉन्स को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए मैग्नीशियम मेटल में चेंज होने के लिए। अब मोल कॉन्सेप्ट के मुताबिक ये है 1 मोल। इस 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम आयॉन्स को आप 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम मेटल में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो कितने मोल्स इलेक्ट्रॉन आपको ट्रांसफर करना पड़ रहा है? 2 मोल्स नाउ। 1 मोल से नहीं चलेगा। 1 मोल से क्या हो जाएगा? सिर्फ आधे आयॉन्स मैग्नीशियम मेटल में कन्वर्ट होंगे, क्योंकि एक आयॉन 2 इलेक्ट्रॉन को कंज्यूम करेगा, राइट? 1 मोल ऑफ आयॉन्स विल कंज्यूम 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट? तो यहाँ पे 2 मोल्स मतलब कितना चार्ज पास करे जैसा हो रहा है आपको? 2 इंटू 96,500 कूलम, that is nothing but you are passing 2 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जब आप 2 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो कितना मैग्नीशियम आपको मिलेगा? 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम। और ये 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम उसके एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होता है, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू 24 ग्राम।
It will be equal to 24 gram. Is it clear? Next और एक example, Al3+ लेता हूँ. जितना भी चार्ज है उसको न्यूट्रल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप उतने इलेक्ट्रॉन्स ऐड करते हैं. प्लस कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए यहाँ पे? 3 इलेक्ट्रॉन. ये इट विल गिव यू Al. ओके. अब कितना एल्यूमिनियम आयॉन्स है? 1 मोल. कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आप पास कर रहे हैं? 3 मोल्स. कितना एल्यूमिनियम मिल रहा है आपको? 1 मोल. राइट. मीन्स हियर टू गेट 1 मोल ऑफ aluminum you are requiring 3 moles of electrons. Okay. So 3 into 96,500 coulomb. That is equal to how much? 3 Faraday. कोई भी एल्यूमिनियम के इलेक्ट्रोलाइट में जब आप 3 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो आपको 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम मेटल मिलेगा. कितना मिलेगा? 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम मेटल. और 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम मेटल कितना होता है? उसके ग्राम एटॉमिक मास के बराबर. एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास है 27. सो 27 ग्राम आपको जो है एल्यूमिनियम मिल जाएगा. राइट. सो इस तरह आप रिलेशनशिप लिख सकते हैं चार्ज और मास के बीच में. जितना आप चार्ज पास करेंगे, मास कितना डिपॉजिट हो रहा है. देखो आप यहाँ पे 1 फैराडे पास करे 23 ग्राम, यहाँ पे 2 फैराडे पास करे 24 ग्राम, और यहाँ पे 3 फैराडे पास करे 27 ग्राम. यानी कि ये 23, 24, 27 ये क्या है? ये पर्टिकुलर एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस है. ये पर्टिकुलर एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस है. मतलब जब भी आप कुछ पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, कितना 1 इलेक्ट्रॉन या पे 2 इलेक्ट्रॉन या पे 3 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 1 फैराडे 2 फैराडे 3 फैराडे पास कर रहे हैं, तब कितना मिल रहा है आपको? उनके एटॉमिक मासेस के बराबर वो सब्सटेंस आपको मिल रहा है. तो अब इन जनरल लिखता हूँ. सपोज कोई एक मेटल है या कोई स्पीशीज है जिसका चार्ज है N+. अब इसको जो है डिपॉजिट करना है तो कितने इलेक्ट्रॉन आप पास करेंगे? यहाँ पे +1 था 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे +2 था 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे +3 था 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे +n है. तो कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे हम? n इलेक्ट्रॉन्स. राइट. n इलेक्ट्रॉन्स. सब्सटेंस कितना मिलेगा? m के बराबर. You will get 1 mole of substance. Okay. Meaning in terms of charge you are passing n moles of electrons. ये 1 mole है, you are passing n moles of electron and you are getting 1 mole of substance. Right. तो n mole of electrons means how much charge? n फैराडे. जैसे कि यहाँ पे 1 फैराडे हो रहा था, यहाँ पे 2 फैराडे हो रहा था, यहाँ पे 3 फैराडे, या फिर 96,500 कूलम, यहाँ पे 2 इंटू 96,500 कूलम, यहाँ पे 3 इंटू 96,500 कूलम. तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? n इंटू 96,500 कूलम चार्ज, that is equal to n Faraday, will give you substance equal to their gram atomic mass. Will give you substance equal to their gram atomic mass. Okay. N Faraday, always whenever you are passing n Faraday of electricity, that time the substance deposited at the electrode will be equal to that gram atomic mass of that substance. Right. Which you can represent as NF will give you substance equal to capital M. Capital M यानी कि molar mass या फिर gram atomic mass. Okay. So remember this, very important. ये रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बेसिस पे आप जो है दोनों का
रिलेशनशिप लिख सकते हैं, यानी कि n फैरेडे, जब भी आप n फैरेडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं उतना सब्सटेंस जो डिपॉजिट या लिबरेट होता है उसके ग्राम एटॉमिक मास के बराबर रहता है, राइट, बिकॉज दिस इज द जनरल फॉर्म। ओके, नाउ आई विल कंटिन्यू ओवर हियर। यहाँ पे आपको मिला 1 फैरेडे पास करने के बाद 23 ग्राम सोडियम। यहाँ पे देखो 2 फैरेडे पास करें, 2 फैरेडे पास करने के बाद कितना मिल रहा है, 24 ग्राम। ओके, अगर 1 फैरेडे ही पास करेंगे यानी कि 96,500 कूलम चार्ज ही पास करेंगे तो कितना डिपॉजिट होगा अभी, 2 फैरेडे के लिए 24 ग्राम, 1 फैरेडे के लिए इसका हाफ हो जाएगा, राइट, यानी कि 12 ग्राम। ओके, 12 ग्राम सब्सटेंस। यहाँ पे भी देखेंगे 3 फैरेडे इलेक्ट्रिसिटी पास करने के बाद कितना एल्यूमिनियम डिपॉजिट हो गया था, 27 ग्राम। अगर आप 1 फैरेडे पास करेंगे यानी कि 96,500 कूलम चार्ज पास करेंगे तो कितना होगा, 27 डिवाइडेड बाय 3 करना है। 3 फैरेडे के लिए इतना है 27 ग्राम, 1 फैरेडे के लिए कितना होगा, 27 डिवाइडेड बाय 3, यू विल गेट 9 ग्राम। यहाँ पे भी हम क्या करें, 24 डिवाइडेड बाय 2 करें, आपको मिल रहा है 12 ग्राम, राइट। मीन्स हियर यहाँ पे 1 फैरेडे के लिए 23 ग्राम, ये कहते हैं 23 ग्राम क्या है, ग्राम एटॉमिक मास, और सोडियम के लिए ये उसका इक्विवेलेंट मास भी है। फॉर सोडियम इट इज नथिंग बट इट्स इक्विवेलेंट मास। आई कैन राइट दिस एज इक्वल टू ई ऑल्सो, m भी है, एंड फॉर सोडियम इट इज इक्वल टू इट्स इक्विवेलेंट मास, ग्राम इक्विवेलेंट मास। मैग्नीशियम का ग्राम एटॉमिक मास 24 था, ओके, 24 ग्राम। अब 12 क्या है, इसका ग्राम इक्विवेलेंट मास है। व्हाट इज 12, इट्स ग्राम इक्विवेलेंट मास। ओके, एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास कितना है, 27 डिवाइडेड बाय जब 3 करेंगे, ये जो 9 मिल रहा है ये एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट मास है, इट इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ एल्यूमिनियम। मीनिंग ओवर हियर इज, जब आप n फैरेडे पास करते हैं सब्सटेंस जो डिपॉजिट होता है उनके एटॉमिक मासेस के बराबर होता है, लेकिन जब आप 1 फैरेडे पास करते हैं यानी कि 96,500 कूलम चार्ज जब आप पास करते हैं, यानी कि कितना फैरेडे है, 1 फैरेडे, जब भी आप 1 फैरेडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं सब्सटेंस जो भी डिपॉजिट होगा वो उनके इक्विवेलेंट मास के बराबर डिपॉजिट होता है, इट इज इक्वल टू देयर equivalent masses, that is 1 Faraday is equal to E। क्योंकि यहाँ पे रिलेशनशिप कैसा हो रहा है देखो, एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पे एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय 1, यहाँ पे एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पर एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय 3, राइट। तो ये 1, 2 और 3 क्या है, 1 इज द चार्ज ऑफ सोडियम, 2 is the charge of magnesium, and 3 is the charge of aluminum. And here I can write for this one 1 फैरेडे अगर पास करेंगे इसके लिए तो कितना होगा, m by n, ये क्या था, एटॉमिक मास, डिवाइडेड बाय n क्या है, वैलेंसी ऑफ द आयन और द चार्ज ऑफ द आयन। So this atomic mass divided by valency always gives you equivalent mass. Atomic mass divided by valency will give you equivalent mass, right? M by N will give you equivalent mass. Okay,
So this is the relationships you have to remember for calculation purpose. So these are very important points. Whenever you pass n Faraday of electricity, substances deposited will be equal to their atomic masses, whereas when you pass 1 Faraday of electricity, substances deposited will be equal to their equivalent masses. Okay, अच्छी तरह करेक्ट वे में नोट कर लो, ये नीटली लिख लो. अब यहाँ पे लिखता हूँ फिर से, n Faraday यानी कि n इंटू 96,500 कूलम. जब भी आप इतना चार्ज पास करते हैं तो सब्सटेंस कितना डिपॉजिट हो रहा है? इट इज इक्वल टू देयर ग्राम एटॉमिक मास. Gram atomic mass. Okay, that is nothing but we are writing it as m. जब आप 1 Faraday पास कर रहे हैं, 1 Faraday, तो 1 Faraday की वैल्यू कितनी होती है? 96,500. ज़रूरी नहीं कि हर टाइम आप 96,500 कूलम ही पास करेंगे. आपके पास इलेक्ट्रिकल सोर्स जितना है, आप 0.1 Faraday, 10 Faraday, 0.01 Faraday, कितने भी Faraday या कितने भी कूलम ऑफ चार्ज पास कर सकते हैं, उसके हिसाब से आपको ये पर्टिकुलर मेटल डिपॉजिट हो जाएगा. राइट, यहाँ पे आपको ये जनरल याद रखना है, ये रिलेशनशिप बस याद रखना है. इसको आप बाद में जितना चार्ज पास करें उसके हिसाब से कंपैरिजन करते जाना है बस. Right, but this relationship will help us in finding out the other charges value and other masses value. Right, so 1 Faraday is equal to what? 96,500 coulomb. तब कितना substance deposit हो रहा है? Gram atomic mass divided by charge, that is valency. It is equal to the equivalent mass. Equivalent mass we denoted by E. Okay, when you pass 1 coulomb of charge, say ऐसा लिखेंगे इसे 96,500 into 1 coulomb, it will be equal to E. Right, so 1 coulomb of charge will be nothing but equal to E divided by 96,500. राइट, यानी कि 1 कूलम ऑफ चार्ज, 96,500 कूलम चार्ज पास करे जब कितना सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है? इक्विवेलेंट मास के बराबर. 1 कूलम चार्ज पास करने के बाद कितना सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है? E डिवाइडेड बाय 96,500. इसको आप और एक टर्म के साथ इक्वेट कर सकते हैं. क्या हो सकता है? ये जो मास है इसको आप और एक टर्म के साथ इक्वेट कर सकते हैं. कैसे? 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम चार्ज कहाँ पे पढ़े हम? Q इज इक्वल टू आई इंटू टी. Q इज इक्वल टू आई इंटू टी. जब ये दोनों 1 एम्पियर करेंट 1 सेकेंड के लिए लेते हैं तो आपको आंसर आता है 1 कूलम ऑफ चार्ज. और जब भी आप 1 कूलम ऑफ चार्ज पास करते हैं, W becomes equal to ZQ था, तो W becomes equal to Z. How much charge you are passing? 1 coulomb. So when you pass 1 coulomb of charge, the amount of substance deposited will be equal to what? Z. Right, electrochemical equivalent. Right, so you can write here as Z. Okay, तो Z कोई एलिमेंट का आपको कैलकुलेट करना है तो सिंपल वे उसका इक्विवेलेंट मास ले लो डिवाइडेड बाय 96,500 करो. ओके, अब जैसे कि सोडियम का आपको Z वैल्यू मालूम करना है सोडियम के लिए, तो क्या होगा? 23 डिवाइडेड बाय 96,500. मैग्नीशियम का करना है
12 डिवाइडेड बाय 96,500। हर एक एलिमेंट का जो भी इक्विवेलेंट मास होता है उसको डिवाइड बाय 96,500 करेंगे तो उसका आपको z वैल्यू मिल जाएगा, राइट। सो दीज आर ऑल द इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स यू नीड टू रिमेंबर। ओके, अब क्या करेंगे, फैराडेज लॉ के रिलेशनशिप पे आता हूं मैं। W इज इक्वल टू Z इंटू आई इंटू टी था। Z के बदले में E डिवाइडेड बाय 96,500 लिख सकता हूं, राइट। आई कैन राइट E डिवाइडेड बाय 96,500 into I into T. So using this formula, you can calculate the amount of substance deposited at the electrode. Okay, E means its equivalent mass, I is the current in amperes, and T will be taken in time in seconds divided by 96,500. Okay, E को अगर आप एटॉमिक मास से रिप्लेस कर रहे हैं तो आप लिख सकते हैं और एक फॉर्मूला, एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय n लिखना पड़ेगा। ये हो गया E का पार्ट, ये एज इट इज रहेगा। यहाँ पे 96,500। ओके, सो इफ यू नो डायरेक्टली द इक्विवेलेंट मास, यूज दिस रिलेशनशिप। अगर आपको इक्विवेलेंट मास पता नहीं है, आप उसका एटॉमिक मास दिए हैं तो एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय चार्ज, atomic mass divided by charge will give you equivalent mass. So using this relationship you can calculate any of these terms. W calculate कर सकते हैं, equivalent mass calculate कर सकते हैं, time calculate कर सकते हैं, current calculate कर सकते हैं, right? So these are the things. Z you can calculate. So these are all the relationships which are present or discussed as per first law of electrolysis. Okay? अब ये हो गया मेटल्स की बात। अब थोड़ा नॉन मेटल्स का थोड़ा डिस्कशन कर लेंगे, वहां पे भी रिलेशनशिप देखना है। नॉन मेटल्स में क्या हो जाता है, दे डू नॉट डिपॉजिट, दे इंस्टेड लिबरेट। अब लिबरेट हो रहे हैं तो वहां पे मास कंसिडर करना थोड़ा अप्रोप्रिएट नहीं रहेगा, वहां पे आप वॉल्यूम कंसिडर करेंगे स्टैंडर्ड कंडीशंस पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एसटीपी कंडीशंस, at STP, standard temperature and pressure conditions, 1 mole of gas occupies how much volume? It is 22,400 cm cube, nothing but 22.4 dm cube, या फिर 22,400 ml, और यहाँ पे 22.4 लीटर, राइट। तो ये रिलेशनशिप याद रखो, एट एसटीपी 1 मोल ऑफ एनी गैस इट ऑक्यूपाइज 22,400 cm क्यूब ऑफ वॉल्यूम और 22.4 dm क्यूब ऑफ वॉल्यूम। ओके, अब देखो यहाँ पर पहले हाइड्रोजन की बात करते हैं। H प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके H2 बन जाएगा, हाफ ऑफ H2 बन जाएगा। अब मेरे को H2 होना है तो मैं क्या करना पड़ेगा, मेरे को 2H plus 2 electron and you will get H2, 1 mole of gas, right? Means 2 moles of hydrogen ion are gaining 2 moles of electrons and producing 1 mole of hydrogen. And this 1 mole of hydrogen occupies how much volume? 1 mole of hydrogen gas occupies, this molecular hydrogen gas will occupy 22,400 cm cube of volume.
22,400 cm क्यूब ऑफ वॉल्यूम. ओके, अब इन टर्म्स ऑफ चार्ज 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, राइट? तो यानी कि ये क्या हो गया, 2 इंटू 96,500 कूलम, नथिंग बट 2 फैराडे. 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी अगर आप कोई एसिड में पास कर रहे हैं तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है. और कितना हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा, 22,400 ml या 400 cm क्यूब. ओके, 1 फैराडे पास करेंगे कोई भी एसिड सॉल्यूशन में तो कितना हाइड्रोजन लिबरेट होगा वहां पर, इट विल बी इक्वल टू 11,200 cm क्यूब. It will be equal to what, 11,200 cm क्यूब. रिमेंबर 2 फैराडे के लिए इतना, लेकिन 1 फैराडे यानी कि 96,500 कूलम इतना जब पास करेंगे चार्ज तो कितना हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रहा है, 11,200 cm क्यूब. ओके, रिमेंबर अगेन द सेम थिंग, जितनी भी इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व रहेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्म चेंज करने के लिए, तब उसको आप लिखेंगे पर्टिकुलर वैल्यू से, यानी कि यहाँ पे जनरल n बोल के नहीं ले सकते हैं. इट विल डिपेंड इन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन द रिएक्शन. अब दूसरा एग्जांपल ऑक्सीजन का लेता हूँ. O2 माइनस, O2 माइनस को आप O2 फॉर्म में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, नेगेटिव आयन है, राइट? इट शुड कन्वर्ट इनटू ऑक्सीजन गैस. व्हाट हैज टू बी डन, सिंगल ऑक्सीजन के ऊपर से अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो ऑक्सीजन एटम बनेगा. अगर मैं 2 ऑक्साइड आयन लेता हूँ तो टोटली इलेक्ट्रॉन कितने लॉस करना पड़ेगा, क्योंकि अब रिमूव करना है चार्ज, जब जाके O2 बनेगा. एक ऑक्साइड आयन जब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो सिंगल ऑक्सीजन एटम मिलेगा. जब 2 ऑक्साइड आयन्स टोटली 4 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करेंगे तो आपको ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मिलेगा. मीन्स यू विल गेट O2 गैस which involves 4 electron loss. Okay, अब in terms of electricity 4 moles of electrons are involved to get 1 mole of oxygen gas, right? 4 moles of electrons यानी कि electricity का charge के टर्म बेसिस पे कितना होगा ये, 4 Faraday. 4 Faraday of electricity when you pass through some oxide electrolyte, it will give out 1 mole of oxygen gas. That is nothing but it occupies how much at STP, 22,400 cm cube of volume. Okay, means 4 into 96,500. अगर 2 फैराडे पास करेंगे इसका हाफ हो जाएगा. 4F के लिए 22,400 था, 2 फैराडे के लिए 11,200 cm क्यूब. 1 फैराडे के लिए कितना होगा, फिर उसका हाफ, 11,200 डिवाइडेड बाय 2 करो, 5,600 cm क्यूब. 5,600 cm क्यूब. तो ऑक्सीजन के लिए, हाइड्रोजन के लिए 1 फैराडे से कितना हाइड्रोजन रिलीज होता है, 11,200 cm क्यूब. लेकिन ऑक्सीजन की बात करेंगे तो 1 फैराडे पास करेंगे तो कितना रिलीज होगा, 5,600 cm क्यूब, राइट? मतलब एसटीपी कंडीशन में हम हर एक गैस के लिए इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता बोल के हम फिक्स करें. लेकिन चार्ज की जब बात करते हैं तो 1 फैराडे पास करे जब, गैस की क्वांटिटी अलग अलग होते जाएगी, बिकॉज इट विल बी इन्वॉल्विंग डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर देयर डिस्चार्जिंग. डिस्चार्जिंग के लिए इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट अलग अलग है. यहाँ पे डिस्चार्जिंग के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, वही ऑक्सीजन के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए. ओके, नाइट्रोजन एक देखते हैं. If I take up नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का चार्ज होता है N3 माइनस. नाइट्रोजन का चार्ज कितना होता है, N3 माइनस. इसको N2 फॉर्म में चेंज करना है. एक नाइट्राइड आयन 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो नाइट्रोजन एटम में कन्वर्ट होगा. 2 नाइट्राइड आयन टोटली 6 इलेक्ट्रॉन लॉस जब करते हैं तभी क्या बन जाएगा, N2 गैस.
N2 मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन मिलेगा। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है? 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो 6 Faraday of electricity when you pass through some nitrite solutions, you will get 1 mole of nitrogen gas. And it occupies how much? 22,400 cm cube of volume. Okay. तो 1 Faraday से कितना होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 22,400 divided by 6. So 22,400 divided by 6. You will get 3733.33 cm cube. इतना सब्सटेंस, इतना नाइट्रोजन गैस रिलीज होगा 1 फैराडे के लिए। तो 1 फैराडे के लिए याद रखो, आप टोटल 22,400 लेंगे, डिवाइडेड बाय जितने भी इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं उस नंबर से आप डिवाइड करते जाएंगे। हर एक गैस के लिए अलग अलग रहेगा। अब जैसे हाइड्रोजन के लिए आपको डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ा, ऑक्सीजन के लिए डिवाइडेड बाय 4 करना पड़ा, नाइट्रोजन के लिए डिवाइडेड बाय 6 करना पड़ा, राइट? So this is the way how you can find out how much amount of gas will be liberated at the electrodes. So in general, for when you pass 96,500 coulomb of charge, means 1 Faraday, for hydrogen it will be released equal to 11,200 cm cube, oxygen 5,600 cm cube, and nitrogen we have seen 3733.3 cm cube. Okay. मेटल्स में भी देखें 1 फैराडे पास करने के बाद सोडियम लेंगे तो कितना डिपॉजिट हो रहा है? 23 ग्राम। मैग्नीशियम ले रहे हैं तो कितना डिपॉजिट हो रहा है? सिर्फ 12 ग्राम। और एल्यूमिनियम ले रहे हैं तो कितना डिपॉजिट हुआ? 9 ग्राम। तो इससे क्या पता चलता है? जिसका चार्ज सबसे कम है सेम क्वांटिटी पास कर रहे हैं, राइट? 1 फैराडे ही पास कर रहे हैं। जिसका चार्ज सबसे कम है वो ज़्यादा क्वांटिटी में डिपॉजिट होते जाता है। सबसे ज़्यादा चार्ज जिसका भी है वो कम क्वांटिटी में डिपॉजिट होता है या लिबरेट होता है, राइट? मीन्स species having higher charges are obtained in less quantity, and species having lower charges or less charges, they are deposited in larger quantity. If you are passing the same amount of electricity, so out of sodium, magnesium and aluminum, the quantity of substance deposited more is sodium. Out of hydrogen, oxygen, nitrogen gas, quantity of substance released more is hydrogen gas. क्योंकि जिसका चार्ज सबसे कम है वो ज़्यादा क्वांटिटी में रिलीज होगा या फिर डिपॉजिट होगा, और जिसका चार्ज ज़्यादा है वो कम क्वांटिटी में रिलीज होता है या डिपॉजिट होता है। एक्चुअली ये सेकेंड लॉ में हम डिस्कस करते हैं। तो इतनी चीज़ें आप याद रखो, फर्स्ट लॉ के लिए इतनी चीज़ें बहुत काफ़ी हैं, क्योंकि आपको न्यूमेरिकल्स में पूरे रिलेशनशिप्स काम आते हैं। जैसा पूछते हैं क्वेश्चन उस तरह अंडरस्टैंड करके ये वैल्यूज़ आपको कंपेयर करके लेते जाना है, राइट? सो होप यू हैव फॉलोड दिस क्लास थरो, गो थ्रू अगेन, प्रैक्टिस these relationships. You need to remember all these. 1 फैराडे के लिए कितना है, n फैराडे के लिए कितना, ये बहुत ज़रूरी है आपके थियरी, CET, नीट सब में ये काम आता है। ओके, थैंक यू।